मैसेज क्यूइंग सोल्यूशन जिसको कहते हैं, मैसेज पासिंग, ब्रोकर वाला जो अभी नाम लिए लोग ने 2-3, तो उसके साथ आप लिव कर सकते हो जिसमें RabbitMQ, Kafka और कोई मैसेजिंग क्यू आ जाता है। उसमें क्या होता है, आपका ऑर्डर माँग रहा है कार्ट का कुछ डेटा, तो कार्ट उसको डायरेक्टली रिटर्न नहीं, मतलब ऑर्डर कार्ट को कभी डायरेक्टली हिट करेगा ही नहीं। ऑर्डर क्या करेगा, ऑर्डर को क्या चाहिए, डेटा, भाई मुझे ना कार्ट का डेटा चाहिए, तो ऑर्डर हिट करेगा इसको मैसेज बस को। सो क्यू को हिट करेगा, एक इवेंट रेस करेगा जिसकी वजह से और वो क्यू को एनालाइज करेगा, और कार्ट क्या करेगा ना, कार्ट के थ्रू कार्ट उसका डेटा उसमें पुश कर देगा, जो भी कार्ट का डेटा होगा, और ये ऑर्डर जो है ना, कार्ट के थ्रू उसका डेटा पिक करेगा, ना कि डायरेक्टली उसको हिट करेगा। तो दोनों भी, ये अपना डेटा इसमें पुट कर देगा और ये जब भी करेगा ये उसको इन्फर कर लेगा, काइंड ऑफ ऐसा। तो ये क्यू का सिस्टम पूरा आप समझना पड़ेगा, उसमें मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा, बट खैर पॉइंट ये है कि मैसेज पासिंग इज समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। मैसेज पासिंग और मैसेज ब्रोकर या मैसेज क्यू इन S2S, ये पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा। अब मैं वही आ रहा हूँ कि जो एक्सपीरियंस लोग हैं, जो 2-3 साल वाले हैं, उनको ये सब पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा विद देयर करंट नॉलेज, उसको कोरिलेट करके इसको आंसर प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन जो फ्रेशर्स है, आप लोगों को इतना लोड नहीं लेना है, जितना जा रहा है जाने दो, जितना नहीं जा रहा उतना छोड़ दो, सिंपल एज दैट। इवेंचुअल कंसिस्टेंसी का मैंने बता दिया, कई मर्तबा लोगों से कनेक्ट किया अलग अलग। अभी ऐसे अमेजॉन इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ इवेंचुअल कंसिस्टेंसी, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये वो, क्योंकि भाई अभी मैंने ऑर्डर प्लेस किया, मुझे दिखा दिया ऑर्डर प्लेस हो गया भाई सक्सेसफुल, आपको आ जाएगा फलानी तारीख को, लेकिन हुआ क्या ना, कि थोड़ी देर बाद अलर्ट आता है कि नहीं सॉरी योर ऑर्डर वाज फेल्ड टू बी प्लेस्ड, और अब नहीं हुआ वो। तो मुझे 10 मिनट बाद ये अलर्ट आया। अच्छा, अब ये इतने दौरान में कोई कोई भी आदमी को अटैक नहीं आ जाएगा, या कोई आदमी जान से तो नहीं चले जाएगा इतना ऐसी ऐसा सुन के। तो ऐसी जगहों पे जहां पर क्रिटिकलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, एंड वी कैन लिव विद दैट, मेनली ई कॉमर्स इज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इसका। तो वहां पर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी के साथ लिव कर सकते हैं, जहां पर ये मैसेज क्यूइंग सिस्टम प्रैक्टिकली यूज होता है। ओके, वहां पर मैसेज पासिंग चल जाता है, क्योंकि मैसेज पासिंग इमीडिएटली नहीं होगा, एक आध सेकंड, 2-3 सेकंड का और डिले हो सकता है, जितना मैसेज क्यू में टाइम लग रहा है डेटा को प्रोसेस होने में। ठीक है ना? तो इवेंचुअल कंसिस्टेंसी इस तरीके से चलती है। ठीक है, कि भाई हाँ ठीक है, जहां पर एकदम लाइफ एंड डेथ का मैटर नहीं है, जैसे बैंकिंग सिस्टम है, या कोई हेल्थ केयर से जुड़ा सिस्टम, या कोई ऑफिशियल गवर्नमेंट का सिस्टम है, वहां पर वहां पर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी नहीं चलती है। ठीक है, वहां पर हार्ड कंसिस्टेंसी, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ही चाहिए, जो एकदम मेन आए। और इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जो मैं उठा के ना इसको कोर में डालूंगा, एसिड प्रिंसिपल। कोई मेरे को जस्ट टर्मिनोलॉजी का नाम बता देगा, और आज हम थोड़ा फिर रैप कर लेते हैं, बहुत टाइम जा रहा है। एसिड प्रॉपर्टीज कोई बताएगा? एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, और डी से नहीं आ रहा है। डिप्लोमेसी शायद। करम की निगाह फरमा। उमर बता दो। उमर है कि चले गए? म्यूट। मोहसिन। भाई एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी एंड आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। करेक्ट। तो यहाँ पर ये आता है कंसिस्टेंसी का एक प्रिंसिपल जो हमने बात की अभी, इवेंचुअल कंसिस्टेंसी एक भाई अलग हो जाते हैं। वो हाँ। कैप थ्योरम भी एक चीज थी, मतलब डीबी को प्रायोरिटाइज करने के लिए, वो भी पूछा जा सकता है ना? कैप थ्योरम मैं नहीं सुना, मतलब क्या है, कोई बताएगा? तुम ही बता दो। भाई जैसे जिसमें कंसिस्टेंसी ज्यादा प्रायोरिटाइज करना रहता है, या फिर अवेलेबिलिटी, या फिर परफॉर्मेंस, तो उसके हिसाब से मतलब एक अपना पैरामीटर है डीबी सिलेक्ट करने का। अच्छा। हाँ, जिसमें जैसे अगर इवेंचुअल कंसिस्टेंसी आप बोले थे, हम्म। तो मैसेज ब्रोकिंग का RabbitMQ चल सकता है, तो ऐसा मतलब पैरामीटर्स है। अच्छा अच्छा, ये ओके। डिग्री लास्ट ईयर में था मतलब। ठीक है ठीक है, तो ये भी आप मतलब वो सिस्टम डिजाइन में डाल देना, ऐसे जो भी हार्ड टॉपिक्स है। और ठीक है, एसिड तो आपका कोर कॉन्सेप्ट है, उसको सिस्टम डिजाइन में डाल के इग्नोर मत करना भाई, वो पूछेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे भाई, मतलब मोनोलिथ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं खाली लिस्ट डाउन करते आ रहा हूँ। मोनोलिथ आर्किटेक्चर जो पुराना सिस्टम चलता था उसका एक हो गया। और आपका इसमें क्या आता है पता है? कैशिंग। कैशिंग में ना कैशिंग के कॉन्सेप्ट 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है कैशिंग के वेज ऑफ कैशिंग अप्रोच, कैशिंग अप्रोच। और सबसे मेन प्रॉब्लम है, ये पूछेंगे अगर सीनियर्स है, कैश इनवैलिडेशन कैसे होता है। ओके, ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसको पढ़ लेना, भूलना मत। और क्या रहता है भाई? असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, असिंक्रोनस फ्लो जो होता है, मैं अभी स्पेलिंग पूरी वाट लग रही है लेकिन जाने दो। असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग जो होता है, ऑपरेशन जो भी होते हैं उस हिसाब से। और क्या होता है, हाँ, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन में ना
कैसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन, जो सीनियर्स है सुन लो, वो आप लोगों से आपके सिस्टम के बारे में पूछेंगे। भाई तुम्हारा सिस्टम कैसा चलता था, तुमने ऑथेंटिकेशन के लिए क्या इंप्लीमेंट किया था, आप लोगों जेडब्ल्यूटी किया था। फिर पूछेगा कि भाई ऑथराइजेशन के लिए क्या किया था, तो भाई हम लोग अपना मेथड कॉल करते थे, मिडलवेयर बनाया था, उस पर चेक करते थे बंदे को ये राइट है कि नहीं है। फिर एक आता है ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन, एंड देन फाइनल आता है एसीएल। ये अभी नहीं सुने रहोगे लेकिन ये पढ़ लेना। एक्सेस कंट्रोल लेयर, एक्सेस कंट्रोल लेयर, ये क्या है कि ऑथेंटिकेटेड तो थे, जेडब्ल्यू टोकन वैलिड है, एक्सपायरी भी सेट है, सही है, ऑथोराइज भी थे, मतलब तुमको अथॉरिटी थी उसको हिट करने के लिए, मतलब मेरे पास वो रोल था, लेकिन मैंने ना डेटा टेम्पर कर दिया। मतलब मैं देखो बदमाश आदमी हूँ, मैंने क्या किया, मैं स्टाफ हूँ कॉलेज में, ठीक है, मुझे रोल दिया गया था स्टाफ, ठीक है। अब मैं एक पेलोड को ना मैंने इन्फर कर लिया कि भाई सबमिट करता हूँ तो ये पेलोड जनरेट होता है, ये नेटवर्क एपीआई हिट होती है। फॉर एग्जाम्पल टास्क सबमिशन होता है, ओके, ये करके एक एपीआई है, इसका मैंने ना पेलोड देख लिया नेटवर्क ट्रैफिक में जाके, मैं बदमाशी कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया ना, इसका पेलोड उठाया। अब इसमें क्या था पता है कि या तो ये गेट वाला या पोस्ट वाला जो भी हो दो, सपोज मैं बोला गेट टास्क सबमिशन फॉर एग्जाम्पल, गेटर था, ठीक है, मैंने देख लिया कि भाई ना ये पोस्ट कॉल है, इसको ना जाता क्या है, यहाँ पर एक ना टाइप जाता है, इसमें लिखा था स्टाफ। अब मैंने मस्ती करने में क्या किया पता, मैं जाके इसको चेंज कर दिया एचओडी मैनुअली, ठीक है, मैंने क्या किया, डेटा टेम्पर किया और मैं पोस्टमैन से लेट से हिट कर दिया। या आप नॉर्मल भी जाके ना राइट क्लिक कर लो नेटवर्क ट्रैफिक पे, कॉपी एस फेच, और उसको जाके कंसोल में रन कर दो, वो वहीं से हिट कर देगा उसको, क्योंकि टोकन पोकन सब रहता है आपके पास। तो मैंने क्या कर दिया, स्टाफ टू एचओडी कर दिया। अब ये कर दिया आपने मस्ती, ये क्या कर दिया आपने, फॉरबिडन काम। एक एक होता है 401, ये दोनों तो सीधा 401 ही होते हैं, और एक होता है 403, तो इसका रिजल्ट जो होता है ना 403 होता है। तो यहाँ होता है आपका एक्सेस लेयर कंट्रोल, ये आपको सिस्टम में चाहिए रहता है। एसीएल यही काम करता है कि आपका डेटा टेम्परिंग को चेक करता है डेटा लेवल पे। तो अब आपको ये जो जो एंड पॉइंट्स आप बनाए रहते हो ना, उसमें आपको कंसिस्टेंसी के लिए कुछ कॉमन कोड लिखना पड़ता है कि भाई यहाँ पर फिर ये जैसे कि ये डेटा इंपॉर्टेंट था, ये डेटा यही आना चाहिए इस पर्टिकुलर यूजर से। तो आपका फिर रोल के साथ ये चेक होगा कि टाइप प्रॉपर्टी, अब इसमें सब टाइप को चेक नहीं करने की जरूरत है, जैसे कि ये टाइप इसमें ट्वीक कर सकता था यूजर, तो उसको चेक करेंगे, आप क्रॉस चेक करोगे भाई बंदा जिसका ऑथराइजेशन टोकन था उसमें चेक करो, क्लेम्स में स्टाफ है ना, तो एचओडी का डेटा भेजेगा तो उसको 403 भेजो। समझ रहा है सबको? basically kind of RBAC system like role based हाँ, पे एक्सेस रोल मतलब। बेस एक्सेस कंट्रोल एक पूरा वो एक सिस्टम हो गया। वो भी हम्म। इसमें अच्छा बताया तुमने, लेकिन वो एक मोस्टली कैसा है कि वो चेक्स के सिस्टम पे है, मतलब आरबैक सिस्टम मतलब रोल बेस एक्सेस कंट्रोल है, उसमें अलग अलग रोल्स पे अलग अलग परमिशंस हैं, वो परमिशंस का चेक अलग अलग जगहों पे है। तो आरबैक एसीएल थोड़ा सी अलग है, एसीएल में आपका ओके ओके। डेटा चेक के ऊपर होता है। आरबैक में जो जो भी हमने बताया ऑथराइजेशन है कि आपका लेवल्स होते हैं, ऑथराइजेशन आरबैक के अंदर लेवल्स होते हैं, लेवल्स है, तो वो आपका पूरा सिस्टम में डिजाइन में ना जो आर्किटेक्ट होगा पूरा आरबैक का सिस्टम बनाएगा, ओके, लेवल्स बताएगा कि भाई जैसे मेरे इतने सिस्टम है हाँ, और एक को इतना राइट है। इसका मैं बता देता हूँ आरबैक का कैसा रहता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक आप छोटा एग्जांपल कंसिडर करेंगे ना, तो आरबैक का मतलब अगर डिफरेंशिएट ही करना है जैसे, हम्म, तो आरबैक जैसे हमारा सुपर एडमिन, एडमिन और अपना यूजर, तो तीनों का डैशबोर्ड अलग हो गया, तो ये रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जैसे सिस्टम करेक्ट हो गया। और करेक्ट एसीएल जो करेक्ट। है वो समझाना चाह रहे कि सर्वर साइड। एसीएल डेटा चेक के ऊपर होता है, डेटा कंसिस्टेंसी जो एसेट प्रॉपर्टी हमने बात की ना उस पे। आरबैक तुमने सही बोले कि और जिसने एक्सप्लेन भी किया ना, जैसे डैशबोर्ड अलग है, उसका मेन्यू अलग है, वो सब कंट्रोल होता है उसका, मतलब उसके थ्रू आप यूआई को और उसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हो थ्रू योर इंटरफेसेस एंड ऑल, ठीक है ना। और एसीएल जो है वो डेटा टेम्परिंग का ऊपर चेक होता है। तो दिस इज मोर ऑन द सिक्योरिटी टर्म्स, दिस इज ऑल्सो एज वेल एज सिक्योरिटी, बट दिस इज एज अ फीचर एज वेल। देखिए आपका पूरा सिस्टम उस तरीके से खड़ा होता है आरबैक का। ये वन टाइम काम है जो पूरा सेटअप होगा, और ये है कि आपका डेटा कंसिस्टेंसी के लिए हर एंड पॉइंट के साथ आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सारे सिक्योरिटी के टर्म आपके फिर, और आप ऑथेंटिकेशन का आंसर दो ना, मैं जेडब्ल्यूटी यूज करता हूँ। अभी जैसे कि ब्लैक लिस्टिंग ऑफ टोकन्स क्या होती है, कोई बताएगा, ओ भाई फरहान या कोई भी बता दो, एक्सपीरियंस फोक से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ब्लैक लिस्टिंग ऑफ टोकन क्या है, या फिर रिफ्रेश टोकन कोई बता दो। रिफ्रेश टोकन्स का आइडिया है मुझे। हम्म, मतलब अगर कोई टोकन एक्सपायर होता है तो उसको डायरेक्टली वो वही रिक्वेस्ट में उसको रिस्पॉन्स में मतलब नवा टोकन जनरेट करके दे देते हैं, रिफ्रेश करेक्ट टोकन। करेक्ट। सो रिफ्रेश टोकन के साथ एक और एक टोकन, मतलब एक टोकन तो एक्सेस टोकन उसको मिलता ही है, एक रिफ्रेश टोकन भी साथ में दिया जाता है। उसकी एक्सपायरी और उसका काम क्या रहता है कि जब मेन टोकन एक्सपायर हो तो ये रिफ्रेश टोकन बेच के नया टोकन जनरेट हो, और ये रिफ्रेश टोकन एक्सपायर हो के फिर नया मिल जाए, तो ये एक काम होता है।
फिर एक आईडी टोकन होता है। तो अपने टोकन का जो भी पढ़ा है ना, उसको थोड़ा-सी और डेप्थ में जाके देखना पड़ेगा। मतलब जिसको भी, अभी फ्रेशर्स को मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप बिगिनर्स लोग को नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। जो एक्सपीरियंस है अब उनकी बात हो रही है। आपको इसमें से जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है जेडब्ल्यू के, और जेडब्ल्यू टोकन में होता क्या-क्या चीज़ें? एक होता है एक्सेस टोकन, एक होता है आईडी टोकन और एक होता है रिफ्रेश टोकन। ये सारे टोकन्स के टाइप को समझना पड़ेगा। टोकन के अंदर क्या-क्या होता है, क्लेम्स क्या होता है, वो आपको समझना पड़ेगा। क्लेम्स क्या-क्या हो सकते हैं और क्या रखना है, पासवर्ड नहीं रखना होता है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं रखनी होती है। स्कोप्स क्या होते हैं उसके अंदर, ऑडियंस क्या होते हैं, ये सब थोड़ा बहुत आपको अंडरस्टैंडिंग सब्जेक्ट होनी चाहिए, राइट? और एक और अभी मैंने बोला था ब्लैक लिस्टिंग ऑफ टोकन, कोई बताएगा क्या होता है? मतलब हम लोग किसी बंदे को अगर कोई मालवेयर एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कोई बॉट वॉट लगाया है, तो वो हमारे हमारे को अगर उसको ब्लॉक करने हैं, तो शायद ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे उसको, नहीं, वाले इसका उसके टोकन इसका को। इसका हाँ, मतलब तुमने बोले तो एक तरीके सही, लेकिन ये ब्लैक लिस्टिंग टोकन है ना, आपके अच्छे यूज़र के साथ भी होता है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टोकन का एक्सपायरी कितने की होती है अभी के लिए? फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टोकन जनरेट करते हो, कितना रखते हो अभी? डिपेंड करता है, मतलब 1 मंथ रहती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा रखते हो यार। तो मतलब एक जैसे एक नया टोकन बना तो 1 महीने तक का रखते हो? एडमिन का तो ऐसा रहता है, रिमेंबर में रहता है, तो हम लोग हमेशा के लिए रख देते हैं भाई। चलो ठीक है। फरहान तुम हाँ। कितना रखते हो? हम लोग 6 घंटे के लिए रखते हैं। चलो ठीक है। आइडियल इसका ना 10 मिनट्स होता है। ओके, आइडियल सिक्योरिटी वाले यही बोलते हैं भाई 10 मिनट से ज़्यादा टोकन नहीं रहना चाहिए, या 20 मिनट्स। आइडियल 10 मिनट्स टू 20 मिनट, 20 मिनट समझ लो एकदम आइडियल होता है। आपका इवन यूआई भी है ना, एक पॉपअप भाई दिखाने आप लगेगा। JWT टोकन की बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, जेडब्ल्यू टोकन। वो तो हम लोग एनक्रिप्ट रख के हम लोग के यूजर के उस पे ही रहता है, मतलब मैं बताता हूँ उसमें क्या कुकी क्या बन है। के। हाँ, मैं बताता हूँ, वो की बन के आपको स्टोर कर लेते हो आगे, क्योंकि आप रिमेंबर नहीं कर रहे हो, वो हाँ। एक अलग चीज़ है। लेकिन मैं बता रहा हूँ आइडियली आपका एक टोकन, रिफ्रेश टोकन की बात नहीं कर रहा हूँ, आप लग रखो उसको दिन भर लॉगिन रखो, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो एक टोकन होगा ना, एक सिंगल टोकन जो एक्सेस टोकन जनरेट होता है जब भी, उसकी लिमिट आपको 20 मिनट्स या उससे कम सेट करनी पड़ती है, जितनी अच्छी, जितनी कम उतना बेहतर। क्योंकि जितना ज़्यादा रखोगे उतना आप विंडो दे रहे हो अटैकर को कि वो टोकन यूज़ करे, कुछ भी कर ले वो धमाल बाद में। तो वो ट्रैफिक इन्फर करके वो यूज़ कर लेगा। आइडियल 20 मिनट्स होता है और यूआई भी उसी के साथ चलता है। जैसे कि आप कोई पोर्टल पे जाते हो, लॉगिन रहते हो थोड़े टाइम के लिए, फिर एक पॉपअप आता है, भाई बहुत टाइम से लॉगिन हो, ऑटोमैटिकली लॉग आउट होने जा रहे हो आप। तो वो क्या होता है, वो यही होता है कि आपका टोकन एक्सपायरी होने वाला है और आप ओके नहीं करोगे, कंटिन्यू करोगे तो रिफ्रेश टोकन से नया बन जाएगा। कर देते हो तो आप लॉग आउट हो जाते हो, ठीक है? तो एक तो पहला ये तो सिक्योरिटी इशू है, और अगर आप बहुत ज़्यादा रखते हो तो आपको देखना पड़ेगा सिस्टम को, सिक्योरिटी का थोड़ा रिस्क हो जाएगा, ठीक है? खैर, कमिंग बैक टू द ब्लैक लिस्टिंग ऑफ टोकन। अब जैसे कि 20 मिनट की एक्सपायरी थी, मैं गया 5 मिनट एक्सेस करके पोर्टल बन गया, लॉग आउट मार दिया, ठीक है? अब क्या हुआ, मेरा जो टोकन था वो अभी भी जिंदा है, राइट? लेट्स से फॉर मोर 15 मिनट्स इट्स अलाइव, ठीक है? अभी तक वो गया नहीं है। सबको समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? कि वो टोकन तो अभी भी अलाइव है। मैं तो बड़े ही लॉग आउट कर लिया। अब मैं जब लॉगिन करूँगा तो मेरे को तो दूसरा ही टोकन मिलेगा। बट वो जो मैंने 15 मिनट बचा हुआ जिसमें एक्सपायरी है, वो तो अभी भी वैलिड है। अगर किसी ने ट्रैफिक इन्फर किया और ऐसे भी अटैक करते हैं कि डायरेक्ट अटैक नहीं करते, जो अभी भी एक्टिव टोकन है ना, उसका इस्तेमाल करके लॉगिन करने को देखते हैं, उसके उसका इस्तेमाल करके एक्सेस करते हैं। तो हमको एक जगह सिक्योरिटी का ऑडिट में हमको सिक्योरिटी टीम ने हम लोग को बोला था कि भाई ब्लैक लिस्ट करो टोकन को। उसमें क्या करना होता है, जो आप लॉग आउट पे क्लिक करता है ना बंदा, तो आप वो जो वाले टोकन को ना कैश में या जो भी आपके स्टोरेज में डाल देते हो, और अगर वो टोकन से वापस से आ रही ना रिक्वेस्ट, तो आप बोलोगे भाई इसको मत लो, ठीक है? तो आप इसको कैंसल करते हो टोकन को। समझ में आया? भाई मेरे को वो, हाँ। अगर अगर बंदा खुद वापस आ रहा है तो उसका नया टोकन बनेगा। खुद जब उसने लॉग आउट कर अच्छा, दिया सिस्टम से, तो वो जब वापस से पेज खोलेगा तो उसको लॉगिन पेज आ रहा है। तो उसका जो उसको तो नया ही उसका टोकन उसका बनेगा। वापस से न्यू जनरेट होगा मतलब। हाँ, उसका तो नया बनेगा, उसको भूल अच्छा, जाओ। लेकिन जो वो पुराना टोकन 15 मिनट का अभी भी ज़िंदा था कहीं नहीं, और हैकर लोग क्या करते हैं ना, बहुत टाइम ऐसा भी हुआ है कि मेन टोकन पे अटैक नहीं होता है। जो ब्लैक लिस्टेड है ना, उन लोग उसको जाके सर्च करके उस पे से डेटा फेच करते हैं। तो उसका एक्सपायरी भी हमको नहीं समझ में आता है कि भाई ये टाइम तो यूज़र लॉग्ड आउट था, फिर ये टोकन से हिट कैसे आया? ठीक है ना? तो वो इसके लिए हम लोग को आया था नोटिफ़िकेशन कि इसको ब्लैक लिस्ट करो, मतलब उतने टाइम तक का। हम भी फिर उसको कितना टाइम स्टोर करते हैं ना, तो जमा हो जाएगा राइट डीबी में, कितने ब्लैक लिस्ट टोकन हो जाएँगे। तो हमने क्या किया, उतना ही टाइम स्टोर किया जितना रिमेनिंग है। जैसे 15 मिनट बचा है ना, तो ये ऑटोमैटिकली हमने इसको 15 मिनट के लिए स्टोर किया कैश में, जो भी हमारा हम लोग रेडिस यूज़ कर रहे थे, तो 15 मिनट के लिए डाल के रख दिया उसके अंदर, जितना रिमेनिंग टाइम है उतना। तो नेक्स्ट टाइम हम खाली चेक करने के टाइम ये चेक करते थे कि वापस से ऑथेंटिकेशन के लिए आया है, और पहले तो जॉट वेरिफिकेशन हो गया जेडब्ल्यूटी का, लेकिन ब्लैक लिस्ट में चेक कर लो एक बार, क्या ये टोकन ब्लैक लिस्ट में था? तो था तो भगा दो भाई, वो तो फिर वैसे वापस से 401 ही है।
तो ये सारे आगे के अंदर के कॉन्सेप्ट ही पूछते हो लोग, कॉर्नर केसेस। तो जो एक्सपीरियंस फोक्स है ना, उनकी बात कर रहा हूँ मैं। आपको ये सब पूरा खोल के फिर समझना पड़ेगा कि क्या किया था मैंने। अभी तो हमने लाइब्रेरीज यूज करके आगे बढ़ गए, लेकिन अब आपको थोड़ा सी बैक ट्रैक करके उन चीजों को समझना पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये सब हो गया आपको। और क्या होता है डेडलॉक अकरेंस, ये भी एक देख लेना। और लास्ट टॉपिक है, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये आप लोग को देखना है। डेडलॉक एंड कंकरेंट एग्जीक्यूशन, कंकरेंसी कंट्रोल। अभी आपको बड़े सिस्टम में समझ में आएगा, जहां पर मिलियंस ऑफ ट्रैफिक एक साथ आ रहा है। तो ये वो केसेस होते हैं जहां पर एक साथ बहुत ऑपरेशन हो रहे हैं और आपको कंकरेंसी को मेंटेन करना होता है। वहां पर आता है आपका डेडलॉक के इश्यूज। तो ठीक है, वो आप देख लेना फर्दर, उसमें इंडेक्सिंग वगैरह का बहुत सारा कुछ रोल होता है। तो खैर, तो अभी आप लोगों को समझा सिस्टम डिजाइन में हम क्या बातें कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी एडवांस टॉपिक्स हैं, मैं क्यूरेट कर रहा हूँ एक बड़ी सी लिस्ट, जिसमें सब कवर करूँ, मतलब एक लिस्ट ऑफ आइटम्स फर्दर रीडिंग के लिए। तो आप बैठे बैठे आराम से आके देख सकते हो, या फिर अभी का आपको जो सिस्टम होगा आप उसमें एक्सप्लोर कर सकते हो। और ये सीनियर फोक्स पे मैं ज्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ, और बाकियों को भी मैंने कॉल पे इसलिए इंक्लूड किया कि यू कैन अंडरस्टैंड कि ये सब क्वेश्चंस इनको क्यों आ रहे हैं, और ये लोग देखो आंसर भी दे रहे हैं, इनको पता भी, क्योंकि ये लोग फेस कर रहे हैं उस चीज को। अभी से मौसी ने एक बात बोला कहीं, तो भी उन लोग भी रैबिट एमक्यू यूज कर रहे हैं, बट उसके और मैं ज्यादा डिक करूंगा तो वो और आंसर देने में थोड़ा उसको ऊपर नीचे होगा, क्योंकि वो प्रैक्टिकली और अभी सीख रहा है, राइट। और आप लोग इसको अभी खाली रीड कर रहे हो। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये आपको एक्सपीरियंस के थ्रू ही समझ में आएगा। ओके, तो ये कॉल साथ में लेने का पर्पस भी यही था। मैं खुद भी सीख रहा हूँ भाई, मुझे भी ये सब चीज नहीं पता बाय हार्ट एंड ऑल। अभी मैंने वही लिखा हूँ जो मुझे मोस्टली याद आ रहे हैं, ध्यान है। ऐसे कई टॉपिक है जो मुझे अभी भी नहीं आते, और मैं भी वो भी नहीं ग्राउंड में अभी सीख रहा हूँ, काइंड ऑफ जो भी आता है उसको सीखता हूँ, जब प्रैक्टिकली चेक करता हूँ तभी बोल सकता हूँ। अदरवाइज वही थेरी है सबके पास, ठीक है। मेरे पास भी अभी ऐसे इसने कैप थेरी बताया, मुझे नहीं मालूम, मैं भी इसको पढ़ के एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। तो जो भाई अभी तुम्हारा डाउट है ना कि सीक्वल का प्रॉब्लम है, उसको तोड़ने का एक ही तरीका है कि उसको लर्न करके आंसर दो, खत्म करो। कोई तुमसे ये नहीं पूछेगा कि किया है कि नहीं किया है। आंसर दो और लर्न करो उसको, जब आएगा सीक्वल पे काम वापस है तब सीख लेना। तो वाई आर ब्लॉकिंग योर सेल्फ के नहीं, मैंने काम नहीं किया तो मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा इसका। नो, डोंट वरी, उसको लर्न करो। इंटरव्यू इज जस्ट एन अपीयरेंस ऑफ 1 आवर एंड 2 आवर। उसमें मेरे को आता भी होगा ना, तो शायद मैं नहीं दे पाता हूँ, मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ, तो क्या मैं अफसोस करूँ कि यार ये मुझे आता था, मैं एक्सप्लेन भी किया, उसको समझा नहीं। अब ये भी हो सकता है ना कि तुमको आता भी था, राइट राइट। तुमने एक्सप्लेन किया, उसके हिसाब से नहीं मैच हुआ, तुम रिजेक्ट हो गए। तो ऐसे टॉपिक से क्यों घबरा रहे हो, जो तुम थोड़ा बहुत पढ़ के दे सकते हो, शायद उसको समझ में आ जाए, हाँ भाई बस बोला, हाँ भाई ठीक है समझ गया, रेप्लिकेशन क्या होता है या ट्रांजैक्शन क्या होता है, समझ गया, तू आगे बढ़ बस। तो उसके लिए घबराना अच्छा, मत, जो कई सारी चीजें नहीं आएगी तुमको। ठीक है। फाइनल एक बराबर। टॉपिक बोल के खत्म करता हूँ कि ये जो अलग अलग कंपनीज होती है ना, स्मॉल एंड स्टार्टअप में क्या होता है, स्पेसिफिक टेक के बारे में ही पूछा जाता है। जैसे रिएक्ट का इंटरव्यू है, तो सिर्फ रिएक्ट के बारे में अंदर डीप में जाके जावास्क्रिप्ट पूरा खोल के कंगाल डालेगा, सीक्वल पूछेगा ही नहीं। ठीक है। स्मॉल स्केल और मिड स्केल कंपनी में फोकस बहुत नैरो होता है। तो मुझे एंगुलर डेवलपर चाहिए, मैं सिर्फ एंगुलर के धमाल में क्वेश्चन पूछ डालूंगा, बाकी डेटाबेस से मुझे लेना ही देना ही नहीं है, क्योंकि कल से मुझे एंगुलर और रिएक्ट पे काम देना है। सिमिलरली मिड स्केल में थोड़ा बहुत नखरे रहते हैं कि थोड़ा बहुत डीएसए, थोड़ा बहुत कंसेप्ट कोर पूछ लेगा, लेकिन ज्यादा भी नहीं, उसमें उन लोग भी इतना डीप में आते नहीं हैं, उनका खुद वो हो जाता है डीएसए में जाके, अरे भाई क्या करना है उसको पूछ के, ऐसा। लेकिन एमएनसी और फैंग का भी ना ये ट्रेंड बन गया है कि डीएसए पूछो भाई, भर के पूछो, वो रख दो बीच में, ताकि ये सब फिल्टरिंग और बढ़ते जाए और अच्छे डेवलपर मिले। क्योंकि देखो सप्लाई बहुत है और डिमांड कम है, तो उन लोग ने फिल्टरिंग अच्छी कर ली है कि भाई बहुत अच्छे ही लेकर आओ ना, काहे को हम खराब क्वालिटी के इंजीनियर्स उठाए। समझ रहे हो ना? तो इसके लिए एमएनसी एंड फैंग के लिए फिर जितना ज्यादा हो सके ये सब चीज तुमको कवर अप करनी पड़ेगी। और मैंने लेवल्स बता दिया, जो फ्रेशर्स और बिगिनर है लोड मत लो सिस्टम डिजाइन का, कई सारी चीजें नहीं समझ में आएगी, तो बिला वजह अपने आप को पुश मत करना कि भाई मुझे सीखना है, करना है। ठीक है, लर्न कर लो। फिर मैं वही कहा, अभी जैसे उबई का भी क्वेश्चन था, ही इज बीन लाइक 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, उसमें कोई मसला नहीं कि उसको सीक्वेंस में थोड़ा वो हो रहा है, मुझे खुद प्रॉब्लम है कई सारी चीजों में। तो मैं अभी मैं हाईलाइट करते बैठू क्या? पॉइंट ये है कि समझो इस चीज को कैसे इसको टैकल करना है। ठीक है। तो आई होप दिस सेशन इज हेल्पफुल, और अगर इसमें कोई और टॉपिक किसी को चाहिए, कॉमन होता है तो मैं क्लब कर दूंगा, लेकिन आज सोचा था क्लब कर लेता हूँ कि काफी आप लोग सेपरेटली आप लोग रीच आउट करते हो, तो मैं बोला आज थोड़ा सी स्ट्रेच करके ना इसको खत्म करते हैं। तो और कोई क्वेश्चन है किसी को? भाई एक सेशन है ना लेयर्ड आर्किटेक्चर के ऊपर थोड़ा कर सकते हैं क्या, क्योंकि मेरा भी वैसा ही है, थोड़ा उस पर और जानकारी मिल जाए तो। चलेगा। और भी सब लोग चैट पे डाल सकते हो, मुझे रीच आउट करो, मैं देखता हूँ क्लब होता है ना
तो सबको एक साथ ले लेंगे। और भी इसके अलावा सिस्टम डिज़ाइन में मैंने कुछ मिस किया है या कुछ ऐसा है जो किसी को पता है और एक्सप्लेन करना चाहता है तो यू कैन डू दैट, कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप लोगों को कंसोलिडेट करना है। फरहान हो भाई, आप लोग के थ्रू भी कोई अगर आप लोगों को शेयरिंग करना है, नॉलेज का अंडरस्टैंडिंग है, तो यू कैन पिक वन टॉपिक एंड एक्सप्लेन इट टू देम ऑल्सो। जैसे भी लेयर्ड वाला है, मोहसिन ने बोला, तो किसी को दोनों में से किसी को पिक करके एक्सप्लेन करना है तो हमें कॉल लग के आप लोग एक्सप्लेन कर दो, क्योंकि वो कॉमन चीज़ आप लोग कर सकते हो, राइट? तो इससे क्या होगा, आप लोग की भी अंडरस्टैंडिंग होगी, एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी हो जाएगा आप लोग को भी, अगर करना चाहते हो। जैसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन वही मैं बता रहा था कि ये भी एक तरीका लर्निंग का कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा किसी को कुछ डाउट है? ये अभी थोड़ा क्लियर हुआ, ये क्या हाइप बना हुआ है इसका, इस चीज़ का, कैसे इसको देखना है सबको? हाँ भाई, हाँ क्लियर हुआ। हाँ भाई। ठीक है ना? तो